हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अपना में। और ये वीडियो सीटेट 2024 का आखिरी वीडियो है और आप सभी को इस सीटेट के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत बढ़िया एग्जाम दीजिएगा। मेरी तरफ से पूरी पूरी तरीके से तल्लीनता के साथ आपको समर्पित है ये लक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ पेडागोजी। और एक बार मेरे कहने से उस सीडीपी के जो सरसरी निगाह से देखना है उस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। पूरा सीडीपी एक तरह से रिवीजन है वहाँ पे। ओके, पूरा वहाँ पे पूरा पढ़ के जाइएगा, एक भी चीज़ वहाँ पे छूटा नहीं है। तो सरसरी निगाह से देखते हुए जाइएगा उस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ पेडागोजीज। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, शेयर कर दीजिए और भी लोगों को जितना ज़रूरत हो। बहुत कारगर वीडियो है ये भी और वो भी। ओके, तो वो जरूर देख के जाइएगा पूरा का पूरा वीडियो। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, संख्या बोध क्या है? भाषाई कौशल के मूल्यों को समझना, भाषाई कौशल में सुधार की अवधारणाओं को समझना, संख्या का चिन्ह जानने के लिए और संख्या का मान जानना और समझना। ओके, याद रखिएगा इसमें जो एक्सप्लेनेशन है यानी व्याख्या है उसको जरूर देखिएगा। व्याख्या बहुत ज़रूरी है। ओके, आपको बहुत मदद करने वाला है। ओके, तो पूरा वीडियो देखिएगा, व्याख्या बहुत आराम से सुनिएगा। ओके, तो संख्या बोध क्या है? तो संख्या का मान जानना और समझना। संख्या बोध क्या है? संख्या का मान जानना और समझना। तो संख्या के मान और अन्य संख्याओं के साथ उसके संबंध को समझना संख्या बोध की सबसे सटीक परिभाषा है। गणित और विभिन्न जीवन कौशलों में सफलता के लिए मजबूत संख्या बोध विकसित करना महत्वपूर्ण है। इसमें विभिन्न पहलू शामिल हैं, जैसे संख्या की तुलना करना, बड़ी छोटी बराबर, ऑर्डरिंग नंबर, मात्राओं का अनुमान लगाना, संख्याओं का विघटन करना और संयोजित करना। ओके, यानी संख्या बोध गणितीय अवधारणा से संबंधित है, भाषाई कौशल से नहीं। याद रखिएगा, संख्या बोध संख्याओं के बीच मात्रा और संबंधों को समझने पर केंद्रित है, न कि किसी कौशल में सुधार पर। हालांकि यह जानना है कि प्रतीक संख्या बोध का एक हिस्सा है, यह परिभाषित करने वाली विशेषता नहीं है। यह प्रतीकों को पहचानने और आगे उनके द्वारा प्रदर्शित मात्रा और संबंधों को समझने तक होता है। अतः सही उत्तर क्या है? संख्या का मान जानना और समझना। ओके, नंबर और न्यूमरल ये दो कॉन्सेप्ट है जो वर्ड्स पे आते हैं क्वेश्चंस, अक्सर इस पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मापन गणित की दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ती है। ये है ज्यामिति और वास्तविक संख्या, ज्यामिति और पैटर्निंग, पैटर्निंग और वास्तविक संख्या, गणितीय तर्क और वास्तविक संख्या। ओके, तो दो महत्वपूर्ण चीज़ों को क्षेत्रों को जोड़ती है, वो क्या है? ज्यामिति और वास्तविक संख्या। याद रहेगा, वास्तविक संख्या। तो मापन अनिवार्य रूप से गणित के दो क्षेत्रों को जोड़ती है, ज्यामिति और वास्तविक संख्याएं। ज्यामिति आकृतियों, आकारों, अंतरिक्ष के गुणों, विभिन्न आकृतियों के बीच संबंधों से संबंधित है, जबकि वास्तविक संख्याओं में तर्कसंगत और अपरिमेय संख्याओं सहित गणित में आने वाली सभी मापनीय मात्राएं शामिल होती हैं। ओके, जब कुछ मापते हैं तो आप एक ज्यामितीय आकृति का या अवधारणा पर एक संख्यात्मक मान लागू कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए एक रेखा की लंबाई, एक आयामी ज्यामितीय अवधारणा, एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक द्विआयामी यानी 2 डायमेंशनल अवधारणा निर्धारित करना। यह एक घन का आयतन यानी त्रिआयामी ज्यामितीय अवधारणा। इस अधिनियम में आप गणित के दो क्षेत्रों को जोड़ते हुए ज्यामितीय अवधारणाएं यानी लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन का वर्णन करने के लिए वास्तविक संख्या संख्यात्मक मान का उपयोग कर रहे होते हैं। ओके, क्लियर? यानी फर्स्ट सही है। किसी भी केंद्र और किसी भी त्रिज्या के साथ एक वृत्त खींचा जा सकता है। यूक्लिड के अनुसार यह कथन क्या है? स्वयं सिद्ध है, अभिग्रहित है, प्रमेय है या उपयुक्त में से एक से अधिक है? ठीक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है यूक्लिड के अनुसार, क्या कथन है? तो सही ऑप्शन है अभिग्रहित है। तो अपनी परिभाषा के अनुसार यूक्लिड ने कुछ ऐसे गुण ग्रहण किए हैं जिन्होंने सिद्ध नहीं होना था। ये धारणाएं वास्तव में स्पष्ट सार्वभौमिक सत्य है। उन्होंने दो प्रकार के स्वयं सिद्ध और अभिग्रहित में विभाजित किया। याद देखिएगा, दो प्रकारों में, स्वयं सिद्ध में और अभिग्रहित में विभाजित किया। उन्होंने अभिग्रहित शब्द का प्रयोग उन धारणाओं के लिए किया जो ज्यामिति के लिए विशिष्ट थी। दूसरी ओर सामान्य धारणाएं, जिन्हें अक्सर स्वयं सिद्ध कहा जाता है, गणित में उपयोग की जाने वाली मान्यताएं थी और विशेष रूप से ज्यामितियों से जुड़ी नहीं थी। तो यूक्लिड ने 5 अभिग्रहित किया। किसी भी बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। दो अलग अलग बिंदुओं को देखते हुए उनके बीच से गुजरने वाली एक अनूठी रेखा है। एक अनंत रेखा को अनिश्चित काल तक बनाया जा सकता है। किसी भी केंद्र और किसी भी त्रिज्या के साथ एक वृत्त खींचा जा सकता है और सभी समकोण समान होते हैं। ये यूक्लिड की जो अभिग्रहित परिभाषाएं हैं वो है और सही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक,
तो किसी भी केंद्र पर त्रिज्या के एक साथ वृत्त खींचा जा सकता है, यूक्लिड के अनुसार यह कथन है। प्रमेय है, एक प्रमेय गणित के तर्क में एक प्रस्ताव, एक कथन है जिसे प्रदर्शित किया जाता है, याद रखिएगा। और परिकल्पना कहते हैं एक विचार जो किसी चीज को संभावित स्पष्टीकरण के रूप में सुझाया गया है लेकिन अभी भी सत्य यह नहीं हो पाया है। ओके, इसकी व्याख्या है। संख्या बोध विकसित करने में उपकरण यानी सिविटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो विद्यार्थी में उपकरण के कौशल का प्रदर्शन करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन है, विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान 5 में 1 जोड़ने से करता है। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं डॉट्स के गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। विद्यार्थी संख्या 4 की पहचान 5 में से 1 निकालने के रूप में करता है और विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 में परिवर्तित रूप में करता है। क्या सही है? तो दूसरा ऑप्शन सही है। विद्यार्थी के पास उछालता है, पासा उछालता है और बिना ही बिंदुओं डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। ओके, सिविटाइजिंग एक छोटे समूह में वस्तुओं की संख्या को बिना गिनती के तुरंत पहचानने की क्षमता होती है। याद रखिएगा इस बात को, सिविटाइजिंग होता क्या है कि छोटे समूह में वस्तुओं की संख्या को बिना गिनती के तुरंत पहचानने की क्षमता है। ये छोटे बच्चों के विकास के लिए सिविटाइजिंग एक महत्वपूर्ण कौशल है। इससे उन्हें संख्याओं को समझ विकसित करने और अधिक कुशलता से गिनती करने में सीखने में मदद मिलता है। छात्र एक पासा उछालता है और वास्तव में बिंदुओं को गिनने के बिना यह कहने में सक्षम होता है कि यह 4 है। यह उपकरण सिविटाइजिंग का एक उदाहरण है। यह मामले में छात्र बिना गिने ही तुरंत पहचानने में सक्षम हो जाता है कि उसके पास 4 बिंदु हैं। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने यह बताने में सक्षम है कि 4 विद्यार्थी उपकरण कौशल है। ओके, नेक्स्ट है, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वहन का विधि का उपयोग करती है। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को व्यस्त रखना, विचारों का बहिर्वर्षण करना, बच्चों का मनोरंजन करना या अनुशासन बनाए रखना। तो अनुशासन बनाए रखना निगेटिव वर्ड होता है, तो विचारों का बहिर्वर्षण करना। भूमिका रोल प्ले एक शिक्षण रणनीति है जो छात्रों को किसी व्यक्ति या कुछ और होने के नाटक करने की सीखने की अनुमति देती है। गणित के संदर्भ में विद्यार्थियों को अवधारणा का मूर्त अनुभव देकर गणितीय अवधारणा को समझने में मदद करने की भूमिका निर्वहन रोल प्ले का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक शिक्षक छात्रों को भिन्न की अवधारणाओं को समझने में मदद करने के लिए रोल प्ले का उपयोग कर सकता है, जिससे उन्हें संपूर्ण का हिस्सा होने का दिखावा कराया जा सके। बच्चों में व्यस्त रखना, उनके मनोरंजन करना, अनुशासन बनाए रखना शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य नहीं होता। ओके, नेक्स्ट, शुद्ध कथन पहचानना है। एक संख्या को दूसरे से गुणा करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है। एक संख्या को दूसरे से विभाजित करने पर उसका मान सदैव कम हो जाता है। एक संख्या को 10 से गुणा करने पर उसकी इकाई का स्थान में सदा 0 होता है। गुणनफल भागफल का प्रतिलोम है। ओके, तो क्या कथन है? ए और बी, सी और डी, केवल सी केवल डी, यानी केवल डी सही है। यानी बुनियादी उन व्यक्तियों के बुनियादी मांगों को पूरा करने के लिए बनाया गया है जो गणित के मूल सिद्धांतों को सीखना चाहते और उन्हें अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना चाहते हैं। बुनियादी गणित अवधारणाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, प्रतिशत, लाभ, हानि दूसरों के दैनिक जीवन के लिए सभी आवश्यक है। ठीक है, यानी एक संख्या को दूसरे से गुणा करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है। याद रखिएगा, एक संख्या को दूसरे से गुणा करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है। यानी बच्चों को बार बार जोड़ के रूप में गुणा करना सिखाया जाता है। यह स्पष्ट करता है कि दोनों मानों के साथ गुणा करने से दोनों गुणनों की तुलना में अधिक गुणनफल उत्पन्न होता है। ठीक है, यह हालांकि यह हमेशा सत्य नहीं होता। याद रखिएगा, एक संख्या दूसरी विभाजित करने पर उसका मान सदैव कम हो जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिए। एक संख्या को 10 से गुणा करने पर इकाई स्थान पर सदैव 0 होगा। ये सब ऐसे क्वेश्चंस बार बार बनते हैं। ठीक, गुणनफल भागफल का प्रतिलोम होता है। गुणनफल भागफल का प्रतिलोम होता है। ओके, नेक्स्ट, यूनिसेफ समर्थित पहला बाला है। ठीक है, बाला क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बुक्स एंड लर्निंग एड, बुलेटिन बोर्ड एंड लर्निंग एड या ब्लैक बोर्ड एंड लर्निंग एड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। तो बाला क्या होता है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बाला। ठीक है, स्कूल के रिक्त स्थान यानी कक्षाओं, फर्श, दीवारों, दरवाजों, खिड़कियों, स्तंभों, गलियारों, बाहरी स्थानों और प्राकृतिक वातावरण को अधिगम के संसाधन के रूप में विकसित करना ही बाला कहलाता है। बाला क्या कर सकता है, क्या क्या मदद कर सकता है? भाषा और संचार कौशल में, गणना कौशल में, मूर्त उदाहरणों के माध्यम से अमूर्त विचार में, प्राकृतिक और पर्यावरण का सम्मान, उपलब्ध संसाधनों की क्षमता का एहसास करने की क्षमता और अवलोकन क्षमता में ये मदद कर सकता है। ओके,
एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। वैन हिले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण पे है? ये भी क्वेश्चन वैन हिले से एक क्वेश्चन बराबर रहता है। अवगीत स्तर, विश्लेषण स्तर, निगमन स्तर और दृश्यकरण स्तर। याद रखिएगा किस स्तर पे है? ये श्रेणी को निर्धारित नहीं कर पा रहा है, यानी दृष्टिकरण स्तर पे है। कक्षा गणित शिक्षा में ज्यामितीय विचार के वैन हिले का मॉडल ये है। ठीक है, ये कई 4 रूपों में बांटते हैं। पहला स्तर 0 पर दृश्यकरण यानी मूल्य दृष्टिकरण पहचान। ठीक है, लेवल 0। इस स्तर पर छात्र दृश्य धारण और अशाब्दिक सोच का उपयोग करता है। वे ज्यामितीय आकृतियों को उनके आकार से एक संपूर्ण के रूप में पहचानते हैं और आंकड़ों की तुलना उन अनेक प्रकार या दैनिक जीवन की चीज हो यह एक दरवाजे की तरह दिखता है से करते हैं, उन्हें वर्गीकृत करते हैं। ओके, वे सरल भाषा का प्रयोग करते हैं, ज्यामितीय आकृतियों के गुणों की पहचान नहीं करते। याद रखिएगा, ठीक, यानी सिर्फ विजुअलाइजेशन करते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, वैन हिले का सिद्धांत बताता है कि युवा लोग ज्यामिति कैसे सीखते हैं। यह ज्यामितीय सोच के 5 स्तरों को दर्शाता है। दृष्टिकरण, विश्लेषण, अमूर्तता, औपचारिक निगमन और दृढ़ता के नाम दिया गया है। ओके, दृष्टिकरण जहाँ पे सिर्फ वो डिजाइन है ना बनाना सीखते हैं। ठीक है, विश्लेषण, इसमें बच्चा क्या है उसके गुण अवगुण को भी समझना शुरू कर देते हैं। दूसरा है अमूर्तता, यानी उसके अंदर जो फॉर्म है, जो सूत्र है, जो ग्रीड है, ये सब भी पहचानना शुरू करते हैं। स्तर 3 निगमन, यानी औपचारिक निगमन करते हैं, एक दूसरे के बीच अंतर करना समझ जाते हैं। याद देखिएगा, एक दूसरे आकृतियों के बीच अंतर करना समझ जाते हैं। और फोर्थ है दृढ़ता, यानी यहाँ वो अलग से एक ज्यामितीय स्ट्रक्चर यानी भौगोलिक यानी वास्तविक जीवन में भी अगर स्ट्रक्चर है उसको देख के ये पहचान जाएंगे कि ये आयत है या क्या है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को भिन्न की संकल्पना सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है? जियो बोर्ड, संख्या बोर्ड, क्रिजनियर छड़ या गिनतारा? ये भी बड़ा क्वेश्चन आते रहते हैं। तो क्रिजनियर छड़, ठीक है, शिक्षण के लिए उपयोगी है। याद देखिएगा, सर्वाधिक ढंग से समझाता है। क्रिजनियर छड़ शिक्षण और गणित अधिगम के लिए शिक्षण सहायक है। यह क्रिजनियर छड़ के प्रतिनिधित्व वाली संख्या के बराबर वर्ग से बना होता है। यह छड़ हमेशा गणितीय कार्यों के लिए कल्पना की मदद कर सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा क्या करता है? गणितीय संक्रियाएं, भिन्न के साथ कार्य, विभाजित, ज्ञात कार्य। ओके, संख्या चार्ट क्या करता है? एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है। यह छोटे बच्चों को गणित अधिगम में संख्याओं को गिनना सिखाता है। गिनतारा, ये सबको पता है क्या होता है। ये गिनतारा का उपयोग करते हुए संख्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं और वे देख सकते हैं कि गणित में क्या है, उनके जवाब क्या मिलेगा। जियो बोर्ड, आकार, परिधिति क्षेत्र और कुछ सहित ज्यामितीय मूल बातें, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण, ये सब जियो बोर्ड से सिखाया जा सकता है। ओके, और आखिरी क्वेश्चन है कि 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं को के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया गया है: क्रिमिनियर गुण, साहचर्य गुण, वितरण गुण या संवरक गुण। तो ये सब क्या है? संवरक गुण। ठीक है, गुणन अपने साथ संख्या के बार बार जोड़ने की प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए 3+3 को 3×2 के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। जब समान वस्तुओं को 2 संग्रह एक साथ रखे जाते हैं और उनमें से कुल को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जोड़ कहलाता है। प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में जोड़ का गुण यानी संवरक गुण। 2 प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं का योग भी एक प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं होती है। क्रम विनिमय गुण P+Q = Q+P, जहां P और Q कभी भी 2 प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं हैं, इसे क्या कहते हैं? क्रम विनिमय गुण कहते हैं। साहचर्य गुण P+Q ब्रैकेट में +R = P+Q+R को ब्रैकेट में P+Q+R। यह गुण 3 या अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को जोड़ने के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करता है। ये समझने का प्रयास करिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं। पूर्ण संख्याओं में योज्य तत्समक यानी 4+0 = 0+4 = 4, यानी पूर्ण संख्याओं के सेट में इसी प्रकार के P+O = O+P = P, जहाँ P कोई पूर्ण संख्या है इसलिए 0 का पूर्ण संख्याओं का योजक तत्सम कहा जाता है। ठीक है, तो ये है। गुणन के गुण भी इसी तरह के हैं। क्रम विनिमय गुण का है A × B = B × A। ओके, यानी इस तरह के संवरक गुण भी सेम चीज P × Q यानी 4 × 9। सहचर्य गुण और गुणन तत्समक यानी यहाँ पे 1 आएगा। याद रखिएगा, प्लस में 0 और मल्टीप्लाई में 1, इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो ये आखिरी क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, और इसी के तहत मैथ पैडागोजी समाप्त होता है और आज CDP 2024 भी समाप्त होता है। ठीक है, पेपर के दिन मैं पेपर जरूर बताऊंगा आपको, CDP के जितने भी क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।